गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। अभी आपकी सैटरडे को क्लास चली थी, लेकिन बच्चे थोड़ा एक्टिवेट नहीं हो पाए, क्लास लेट में चली थी और कुछ लोगों को समझने में असुविधा हो रही थी। तो मैंने सोचा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉन्ग्रुएंसी, दोबारा से आपको समझाया जाए तो शायद आपके लिए बेहतर हो। चलिए आइए देखिए, सर्वांग समता। बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक है, सर्वांग समता। ध्यान से सुनिएगा। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। जब बच्चों उनके आकृति और आकार समान हो, इफ देयर शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। समझ में आ रही है बात? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सुनिएगा एक एक चीज आराम से। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे जब उनकी आकृति और आकार, आकृति यानी कि शेप, आकार यानी कि साइज, ये दोनों के दोनों बराबर हों। बात समझ में आ रही है? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे जब उनकी आकृति और आकार दोनों क्या हो? बराबर हो। ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक 3 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है मेरे बच्चों, ये भी 3 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। नाम है इसका ए बी सी, नाम है इसका पी क्यू आर, या इस तरीके से बना हुआ है डी ई एफ, सब 3 सेंटीमीटर। यहां 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक है ए बी सी, एक है आपका पी क्यू आर और एक है डी ई एफ। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों के तीनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्योंकि इसकी शेप यानी कि बच्चों आकृति, सब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है सबके सब, और आकार यानी कि साइज, सब 3 सेंटीमीटर भुजाओं का त्रिभुज है आपके। तो बच्चों ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल उठाकर, भले ये इस तरीके से डी एफ लिखा है, अगर इसको रोटेट करके घुमा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये ट्रायंगल इसको क्या कर लेगा? सुपर पोज कर लेगा, सुपर पोज कर लेगा, मतलब इसको पूरा पूरा ढक लेगा। ये ट्रायंगल उठा के इस पर रखेंगे तो ये ट्रायंगल इसको पूरा पूरा क्या कर लेगा? ढक लेगा, सुपर पोज कर लेगा। मतलब बच्चों जैसे ये देखिए, एक ये दिखाई दे रहा है बच्चों हथेली, और ये दूसरा भी दिख रहा है। अगर आप एक को उठा के दूसरे पे रखेंगे तो ये क्या कर लेगा? पूरा पूरा इसको सुपर पोज कर रहा है। ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? समझिएगा। तो हमारे ये दोनों के दोनों क्या बोले जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कुछ महाज्ञानी लोग यहाँ आ जाएंगे, कहेंगे सर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, तो वो छोड़िए, वो बात अलग है। वो नेचुरली थोड़ा सा एक पार्ट दूसरे पार्ट से थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है, वो अलग चीज है। लेकिन एक एग्जाम्पल है, दिखाई दे रहा है, एक यहाँ ध्यान से देखिए, हथेली है, एक ये हथेली है, एक को उठा के दूसरे पे रखेंगे तो ये क्या हो गया? पूरा पूरा, एक पूरा ढक लिया दूसरे को, तो सुपर पोज करना इसी को कहते हैं। एक पूरा पूरा उठा के ढक लेगा, तो मतलब ये दोनों हमारी हथेलियां क्या है? सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर आ रही है बात समझ में बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? जैसे एक 100 रुपए वाला नोट है आपके पास, गांधी जी, उसके ऊपर दूसरा 100 रुपए वाला नोट रख लीजिए। नया पुराना मत मिलाने लगिएगा। नया जो नोटबंदी के बाद नोट आया है उसको एक के ऊपर एक उठा के रखिए। ये नहीं कि एक नए से पुराने वाले को रिलेट करें, नहीं, ये नए नोटों को एक साथ, 100 वाले को एक साथ एक के ऊपर एक रखिए, क्या होगा? एक नोट दूसरे नोट को क्या कर लेगा? सुपरपोज। तो दोनों नोट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिक्के की बात कर ले, आप 1 रुपए वाला या 10 रुपए वाला सिक्का उठाइए, एक को उठा के दूसरे पे रखिए, तो दूसरा क्या करेगा? पहले को ढक लेगा पूरा, यानी कि सुपरपोज कर लेगा। तो उस केस में भी दोनों कॉइन्स आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। उस केस में भी दोनों कॉइन आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही बात समझ में? तो ये सुपरपोज होना जरूरी है। अगर आपने एक समबाहु त्रिभुज 3 सेंटीमीटर भुजा का लिया है और ये आपने 1 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज लिया है, ध्यान से देखिए, केवल अभी समबाहु का उदाहरण मैंने उठाया है। क्या ये 1 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज इसको जाके पूरा पूरा ढकेगा? बताइए, नहीं ढकेगा, ये अंदर ही रह जाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहां साइज दोनों की सेम नहीं है, शेप तो सेम है, बनावट स्ट्रक्चर जो है आपके सभी त्रिभुजों की एक ही है, सब समबाहु है, लेकिन साइज इसकी कम है बच्चों। तो साइज अगर कम है तो अब ये इसको ढकेगा नहीं, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दोनों कुछ तो होंगे, इनका कुछ तो नाम होगा। हाँ, तो दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी यानी कि समरूपता हम आगे पढ़ाएंगे कॉन्ग्रुएंसी के बाद। आप पहले कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों सिमिलरिटी, समरूपता।
कोई डाउट तो नहीं? सुपरपोज करना जरूरी है। क्लियर हो गया? अब देखिए हमें तो ट्रायंगल की ही कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। तो हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, इसका क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया है। कंपटीशन लेवल पे पांचों आपको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में 5 क्राइटेरिया दिया गया है। एनसीईआरटी में 5 दिया गया है, वैसे तो हम 4 से काम चला सकते हैं। आई बात समझ में? वैसे किससे काम चल सकता है? 4 से, लेकिन पांचों आपको पढ़ना जरूरी है। देख लीजिए, क्योंकि सबके अलग अलग नाम है। आपका जो भी आंकड़ा देगा, आंकड़े के आधार पे कौन सा क्राइटेरिया सेट होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो आपको बताना होता है। बचपन से आप लोग जानते हैं एक क्राइटेरिया सबको पता है, भुजा 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 सर्वांग समता। आप क्या बोलते हैं? दो त्रिभुजों की अगर भुजाएं बराबर है, दो त्रिभुजों की अगर भुजाएं बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ध्यान से देखिएगा, सीधे आइए। सर्वांग समता का परीक्षण, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले है बच्चों साइड साइड साइड। ध्यान से देखिए, भुजा 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 आपकी है सर्वांग समता। मतलब क्या? दो त्रिभुजों की भुजाएं अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या बोले जाएंगे? सर्वांग सम बोले जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी, एक त्रिभुज हमने ले लिया डी ई एफ ले लिया। ध्यान से देखिएगा, तो अगर इसकी भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं तीनों भुजाओं की बात होगी, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है डी एफ, सॉरी डीई, बी सी बराबर दिया है ई एफ, और ए सी बराबर दिया है डी एफ। ये गिवन था आपका। क्या था? गिवन था। ए बी बराबर है, अच्छा यहां पर डी ई एफ पे नहीं है, हमें पी क्यू आर लेके चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो पहले से नोट मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पी क्यू आर गिवन में है, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर क्या है? पी आर। आ गई बात समझ में? कोई जरूरी है कि आपका ए बी पी क्यू के ही बराबर हो? नहीं, ये तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं। सर्वांग समता प्रूव करने के लिए बस इस तरीके का फिगर उठाया गया है। हो सकता हो ए बी हमारा क्यू आर के बराबर हो सकता हो ए सी हमारा पी क्यू के बराबर हो सकता है हमारा बी सी आपका क्यू आर के बराबर हो, ऐसा हो सकता है। समझिए इस बात को। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये तो हमने एक क्रम उठाया है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपका यहां पर प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए एक सीधा सीधा आंकड़ा उठा लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज। ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, और सी ए किसके बराबर? आर पी के बराबर। इस तरीके से हमने उठा लिया। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अगर उनकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यहां पर एक आपका त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर है। संगत वाली बात तो बाद में आ जाएगी, पहले अगर गिवन है तो हमारा काम हो जाएगा। कौन किसके बराबर है? तो अगर बराबर है तो वो ऑलरेडी क्या होगा? वो संगत हो जाएगा। जो जो इसमें भुजाएं बराबर होंगी, जैसे बीसी बराबर क्यू आर के है, तो हम बीसी और क्यू आर को ही क्या बोलेंगे? संगत भुजाएं बोलेंगे। बीसी और क्यू आर को ही क्या बोलेंगे? संगत भुजाएं। बीसी और पी आर संगत भुजाएं नहीं होंगी। जब ये ऑलरेडी बराबर है तो यही क्या हो जाएगी? सेम टू सेम मैचिंग वाली चीजें हो जाएंगी, तो इन्हीं को बोल देंगे हम ये संगत है। बीसी बराबर क्या हो गया? क्यू आर हो गया, तो यहां बोल देंगे संगत। तो ये वर्ड जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी के बुक्स में संगत वाली चीज अगर अभी मेंशन ना भी करें तो भी अगर बोल दें आप त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर, त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर, तो तीनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? सॉरी, तीन भुजाएं बराबर तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए, सब गिवन था, ए बी बराबर पी क्यू था, बी सी बराबर क्यू आर था, ए सी बराबर क्या है? पी आर है, सब कुछ दिया गया है। तो बच्चों क्या होगा? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, साफ लिखा गया है, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए इक्वल टू लगाकर ऊपर इस तरह से केचुआ यानी कि एक टिल्ट का निशान बना दिया जाता है ऐसे। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। ट्रायंगल पी
क्यू आर, ये हो गया। जैसा हमें कंडीशन गिवन था कि तीनों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है आपका पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर किसके है, आर पी के है। ये सब गिवन था, ध्यान से देखिएगा। तो इस हिसाब से सीधे सीधे लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, संगत वर्ड यहां अभी मेंशन भी ना करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ए बी पी क्यू के ही बराबर हो, ए बी क्यू आर के भी बराबर हो सकती है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, अगर मैं यहां पर लिख दूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये बात सही है? तो इसमें से बहुत सारे बच्चों का उत्तर आएगा हाँ सर ये बात सही है। बच्चे बोलेंगे सर पी क्यू आर बोलिए इस ट्रायंगल को, या क्यू आर पी बोलिए, बात क्या होगी, बराबर होगी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर ये क्रम सही है। लेकिन बच्चों सीधे सीधे जान लीजिए कि ये चीज गलत है, क्योंकि बच्चों कॉन्ग्रुएंसी हो या सिमिलैरिटी हो, सर्वांग समता हो या समरूपता हो, ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं, इसका जो क्रम है। आ रही है बात समझ में? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर आपने दिखाया, हम ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी भी लिखे हैं, वो नहीं हो सकता। बच्चों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर मैटर करता है, क्रम का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्रम बच्चों संगत चीजों को, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को शो करता है। जो क्रम हमारा रहेगा वो करस्पॉन्डिंग पार्ट को शो करता है, जो मैच कर रहे हैं पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, उसको शो करता है। जैसे देखिए यहां क्या क्या ये शो कर रहा है, साइड आपकी इक्वल शो हो रही है, जो संगत भुजाएं होंगी यहीं से पता चलेगी कौन कौन सी भुजाएं क्या है, संगत है। यहीं से पता चलेंगी कौन सी भुजाएं आपकी संगत है। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो कौन भुजाएं संगत हैं वो पता चलेंगी। ये संगत यानी कि करस्पॉन्डेंस को शो करता है, संगत चीजों को शो करता है। ये अगर लिखा गया है तो करस्पॉन्डेंस साइड्स की अगर बात की जाए, साइड्स में करस्पॉन्डेंस की बात करें, संगत है कि नहीं है, तो कौन कौन सी संगत होंगी, इसके अनुसार ए बी पी क्यू ये संगत भुजाएं होंगी। ए बी पी क्यू क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी। बी सी क्यू आर क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी। और ए सी पी आर क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी। समझ में आ रहा है? ये जो हमने कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर यहां पर सेट किया है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ऑर्डर करस्पॉन्डेंस को शो करता है। क्या क्या चीजें संगत हैं इस ऑर्डर के द्वारा दर्शाई जाती है। तो संगत चीजें आप जानते हैं सर्वांग समता में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमेशा याद रखिएगा, संगत चीजें क्या होती हैं करस्पॉन्डेंस में, बराबर होती हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी में बराबर होती है। इस चीज को समझना है। बच्चों के छोटे छोटे सवाल भी लीजिए, बच्चे जो सवाल कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी बच्चों के उठाइए और हमसे पूछिए। जहां डाउट हो तुरंत आप कमेंट डालिए, अनिल सर देख रहे हैं, आपकी डाउट दूर कर दी जाएगी। तो ये क्रम का बड़ा विशेष महत्व, ये गलत है। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं ये आपका करस्पॉन्डेंस शो कर रहा है, तो अगर करस्पॉन्डेंस शो कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी में जो आपकी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है बच्चों, क्यू आर के, इसके अनुसार। और कॉन्ग्रुएंसी में अब जब करस्पॉन्डेंस साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, जबकि गिवन क्या है, ए बी क्यू आर के इक्वल नहीं, ए बी क्या है, पी क्यू के इक्वल है। तो ऑलरेडी गिवन है ना, यहां से ए बी क्यू आर के इक्वल दिख रहा है, जबकि दिया क्या है, ए बी आपका पी क्यू के इक्वल है। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलैरिटी हो, ऑर्डर मैटर्स। आ गई बात समझ में? क्रम बहुत जरूरी होता है, सजावट यहां बहुत अनिवार्य है। नहीं सजा कर लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगी। इस पर भी एक सवाल आपके पेपर में आता रहता है, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीडीएस का पेपर हो, इस पर क्वेश्चन आता है क्रम पे, तो ध्यान रखना है। हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, पी क्यू आर होगा। ये चीज गलत है, इसको आपको समझना है। आ रही बात समझ में? आगे देखिए,
अगर मैं लिख दूं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP, तो मेरे बच्चों ये भी गलत है। ABC हमेशा PQR के ही क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। RQP हम लिख दें या QPR लिख दें तो इन सबके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये जो क्रम है किसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है बताइए, ये करेस्पॉन्डेंस को दर्शाता है। इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, AB RQ। और आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं, या आप कह सकते हैं हर एक संगत चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये संगत चीजों को दर्शाता है। फर्स्ट 2 लेटर से बना है AB, यहां फर्स्ट 2 लेटर से बना है RQ, सही है। तो AB RQ ये दोनों संगत भुजाएं हो गई, और जब सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। जबकि हम वापस से मुड़कर देखेंगे गिवन कंडीशन में तो AB हमारा PQ के इक्वल है, तो हम इसके आधार पर नहीं बोल सकते ना कि AB हमारा RQ के इक्वल है। तो आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्ग्रुएंसी में जब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पर ऑर्डर जरूरी होता है सेट करके लिखना। अगर मेरे बच्चों आपने नहीं लिखा तो एक महान गलती आपकी होती है, जिसको आप भुगतान भुगतेंगे ही, उसका समस्याएं आएंगी ही, सवाल 2 नंबर का जाएगा ही जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये हो गया आपका ऑर्डर सेट करने वाला। कुछ बच्चों का मन में आ रहा होगा सर ये लिखते कैसे हैं, क्यों, हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR ही है। बच्चे ये प्रश्न उठाएंगे, तो आपको गिवन में जो आंकड़े दिए गए हैं AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर, इसी के आधार पे हमें ऑर्डर सेट करना होता है। एक ट्रायंगल अपने मन से लिख लिया जाता है ABC, एक ट्रायंगल अपने मन से लिख लिया जाता है ABC, अपने मन से लिख लिया आपने ABC। अब लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, और जो दूसरा ट्रायंगल होता है इसके अनुसार लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रायंगल, आप दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम रखेंगे। यही ऑर्डर सेट होता है। ऑर्डर सेट करने का तरीका क्या है, एक ट्रायंगल का नाम अपने मन से लिख लीजिए। आप चाहते तो इसको ये भी लिख सकते थे, ट्रायंगल CBA भी लिख सकते थे, कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा कि ऐसा क्यों लिख दिया आपने। लेकिन जब दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे तो उसका नाम किसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा, पहले के अनुसार। अब देखिएगा, यहां से देखिए ट्रायंगल ABC में जो AB है, AB के बराबर दूसरे ट्रायंगल में कौन है, PQ है। AB के बराबर दूसरे ट्रायंगल में कौन है, PQ है। ध्यान से देखिएगा, AB के बराबर दूसरे ट्रायंगल में कौन है, PQ है। तो आपका ये क्रम होगा, AB के सामने PQ ही दिखना चाहिए। अब बचा कौन, R ही तो बचा, लेटर R, तो R लिख दिया। ये आपका क्रम सेट हो गया। ये लिखने का तरीका होता है। आई बात समझ में। यहां पर देखिए AB भुजा जो है उसके बराबर कौन है दूसरे ट्रायंगल का, PQ है। तो AB फर्स्ट 2 लेटर, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लेटर PQ ही होंगे, PQ ही होंगे, और आगे लिख दिया R। उसके बाद भी मिलाया जाता है कि हमारा सारा क्रम सही है कि नहीं। फर्स्ट 2 लेटर AB, फर्स्ट 2 लेटर PQ, यू नो इट, बोथ साइड्स आर इक्वल। आपको पता है AB इज इक्वल टू क्या है, PQ है। फिर हम बात करें लास्ट 2 लेटर, लास्ट 2 लेटर की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लास्ट 2 लेटर की बात करें, उल्टा हो गया। लास्ट 2 लेटर की बात करें तो ये BC है, और यहां का क्या है, QR है। तो BC किसके बराबर, QR के, दिया है कि नहीं, हाँ गिवन है, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू व्हाट, QR। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट की, फर्स्ट एंड लास्ट की, फर्स्ट एंड लास्ट की। तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर मिलाकर बन रहा है AC, और AC किसके बराबर है, PR के। तो ये भी दिया गया है AC बराबर PR के। आ गई बात समझ में। लेकिन देखिए हमें क्रम उठाना है, जिस दिशा में यहां के पार्ट्स उठाए गए हैं उसी दिशा में इसको भी उठाना होता है। तो वो दिशा, अगर आप चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। यहां अगर एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो यहां भी कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी ध्यान दीजिए। हम AB के बाद BC आए हैं, फिर CA चलेगा, नॉट AC, AC नहीं बोलेंगे, CA बोलेंगे। तो इसमें भी कैसे चलेगा, PQ, QR और RP, PR नहीं। ये अलग बात है, PR RP एक ही है, लेकिन हमें क्रम का ध्यान रखना है ना कॉन्ग्रुएंसी में।
तो इसको क्या बोलेंगे, आरपी। आ गई बात समझ में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ऐसे चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ऐसे चले तो वो क्लॉकवाइज होता है। इतना तो जानते हैं आप लोग। तो हम ए बी के बाद बी सी आए, फिर सी ए, फिर पी क्यू के बाद क्यू आर आए, फिर आर पी। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ना बोलकर हम कैसे चल रहे हैं, ए बी बी सी, और फिर सी से ए आएंगे ना, ए बी चले बी सी चले, फिर क्रम हमारा क्या चलेगा, सी से पहले ए बी चले बी सी चले फिर सी ए चलेंगे ना, कि ए सी चलेंगे। ए बी चल रहा है बी सी चल रहे हैं और क्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या चलेंगे, सी ए चलेंगे, ए सी नहीं चलेंगे। ए बी चले हैं फिर बी सी चले हैं, ए बी चले हैं फिर बी सी चले हैं, फिर क्या चलेंगे, सी ए चलेंगे। तो बच्चों ऐसे चलने के लिए लास्ट एंड फर्स्ट उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ेगा, लास्ट एंड फर्स्ट। ये क्रम लेकर हमको चलना पड़ता है, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ऐसे चलेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट से मैंने बोल दिया कि ए सी बना, तो इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट पी आर इक्वल है ही, एकदम सही बात है। लेकिन चलने के बोलने के हिसाब से क्या होगा हमारा, ए बी चले हैं फिर बी सी चले हैं, फिर आप ही बताइए क्या होगा, ए सी चलेंगे कि सी ए चलेंगे। हर एक बच्चा बोलेगा ए सी चलेंगे कि सी ए चलेंगे, सी ए चलेंगे। यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर फॉलो किया जा रहा है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। मतलब ए बी चले हैं बी सी चले हैं फिर सी ए, फर्स्ट टू लेटर लास्ट टू लेटर एंड लास्ट एंड फर्स्ट, ऐसे चलेगा, लास्ट एंड फर्स्ट। इसमें भी वही बात है। क्या बात है बच्चों बताइए, पी क्यू चले क्यू आर चले फिर लास्ट एंड फर्स्ट आर पी चलेंगे। तो ये क्रम का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर मैटर्स। एक चीज यहां से आप सीख गए कि हवाई केवल कॉन्ग्रुएंसी का क्रम नहीं लिखा जाता। अब इसमें अगर लिखना है तो ध्यान से देखिएगा, सी बी ये चला है तो इसका सी बी, ध्यान से देखिए इसका सी बी, ये देखिए ऐसे चल रहा है, इसका सी बी इसके किसके बराबर है, आप कहेंगे सर बी सी बराबर क्यू आर है। ध्यान से देखिएगा, इसका सी बी है, इसका सी बी है, तो बच्चों ये बी सी क्यू आर के बराबर था, तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, आर क्यू लेना पड़ेगा ना। हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे चल रहे हैं अब इसमें क्लॉकवाइज, सी से बी की ओर जा रहे हैं, सी से बी की ओर जा रहे हैं, तो यहां भी क्यू आर नहीं लिखेंगे, क्यू आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आइए लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि सी बी बोले या बी सी बात बराबर है तो इसको क्यू आर लिख दें तो बचा क्या, पी। तो मेरे बच्चों सी बी बराबर क्यू आर तो एकदम सही है, सी बी बराबर क्यू आर है। बी ए बराबर क्या, आर पी है, लास्ट टू लेटर बी ए, लास्ट टू लेटर बी ए, तो बी ए बराबर आर पी है क्या, बी ए बराबर आर पी है, नहीं मेरे बच्चों क्यू पी है। तो गड़बड़ा गया ना बच्चों, यहां पर तो हो गया ना गड़बड़ी। इसलिए और ये डायरेक्शन मैटर्स, आई बात समझ में, डायरेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है। अगर ये सी बी चले हैं कौन से क्लॉकवाइज, बताइए, क्लॉकवाइज ही चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चले हैं। घड़ी की दिशा, घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज चल रहे हैं सी बी, तो बच्चों इसको भी चलेंगे क्या, आरपी। थोड़ा ध्यान देना, छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं। आरपी, आरपी कहां से, आर क्यू, आर क्यू, बचा कौन, पी। अब हमारा ऑर्डर सेट है, हम यहां से जो निष्कर्ष देंगे सब फॉलो करेगा गिवन कंडीशन को। सी बी बराबर आर क्यू, एग्जैक्टली सही है, सी बी बराबर आर क्यू। बच्चों बी ए बराबर क्यू पी, एकदम सही है, बी ए बराबर क्या है, क्यू पी है, मिला लीजिए। आप देख रहे हैं कि बी ए बराबर क्या है, क्यू पी। और मेरे बच्चों देखिएगा यहां पर क्या है, सी ए बराबर, देखिए बी ए चल रही है, अब ए सी बराबर क्या होगा आपका, पी आर, लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट। ध्यान से देखिए, पहले सी से बी चले हैं फिर बी से ए चले हैं, अब ए से सी चलेंगे ना, सी से बी चले हैं, सी से बी चले हैं, बी से ए चले हैं, अब ए से सी चलेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट ना बोल के इसको क्या बोला जाता है, लास्ट एंड फर्स्ट। सी से बी चले हैं, बी से ए चले हैं, तो अब ए से किधर चलेंगे, सी की ओर। तो ए सी किसके बराबर, पी आर के बराबर। आगे कहानी सेट हो गई, ए सी किसके बराबर, पी आर के बराबर। ये हमारा क्रम चलना होता है, पहले हम सी से बी चले हैं फिर बी से ए चले हैं, तो अब ए से सी ही तो चलेंगे, यही क्रम होगा, सी से बी, बी से ए से सी, ये क्रम होगा। तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है और पूरा साइक्लिक ऑर्डर में इसको चलाना है हमको, इस पर भी हमको ध्यान केंद्रित करना है। कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, मैं एकदम दिखा दे रहा हूं, एक एक समस्या आप लोगों की सुनी जाएगी, इस चीज को सीखिए, एकदम आराम आराम से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उस दिन थोड़ा फास्ट पढ़ाया था, मुझे लगा छोटी चीजें हैं बच्चे कवर कर लेंगे, बच्चे कम भी आए थे उस दिन, बैच का पता नहीं था बच्चों को कि चलने वाला है। मैं कमेंट ले लेता हूं आपके, कमेंट ले लेता हूं मैं।
देखिए बारीकी से चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। दो ट्रायंगल आपके सर्वांगसम होंगे जब उनकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। संगत वर्ड तो एनसीईआरटी में लिखता जरूर है, जो मैंने आपके नोट्स में दिया है, लेकिन संगत तो बाद में हो ही जाएगा। किसी भी तरीके से बराबर हो गई आपकी तीन भुजाएं तो अपने आप वो संगत भुजाएं तो कहलाएंगी। किसका है, किसने बोला सी ए बी आर पी क्यू के इक्वल है कि नहीं? ट्रायंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट मतलब वो इक्वल ही हो गया, सब कुछ बराबर होता है, आर पी क्यू। ध्यान से देखिए, तो सी ए बराबर आर पी बोला है किसी बच्चे ने, सी ए बराबर आर पी एग्जैक्टली सही है। आप खुद मिला सकते हैं, सी ए बराबर आर पी हो गया और ए बी बराबर पी क्यू हो गया और बी सी बराबर क्यू आर हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड है मेरे बालक, मेरे बच्चों, एकदम सही है। अब कभी कंफ्यूजन होने का चांस नहीं सोनम, ठीक है। आयुष ओझा कह रहा है सर पीटी मैथ्स का बैच कंप्लीट पढ़ा दीजिए इन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बोथ। हिंदी मीडियम तो चल ही रहा है, इंग्लिश मीडियम में चलवा दे रहा हूं अलग से। पीटी के लिए बैच में इंग्लिश मीडियम आप लोगों का चलवा दे रहा हूं अलग से, ठीक है। उसका 2-4-6 दिन में रूपरेखा तैयार करके मैं आपके सामने रखूंगा। किसी के बच्चे के मन में और कोई बात है तो पूछिए। देखिए है ये कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक। अब जब बराबर है तो अपने आप उसको संगत भुजाएं बराबर तो आप बोल ही देंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, आप अपने अकॉर्डिंग हवा हवाई नहीं लिख सकते। इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, दूसरे का नाम इसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट बच्चों क्या होता है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इक्वल, ये है, ध्यान से देखिए, बाई सीपीसीटी। हमेशा ये चीज, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत क्या है, भुजाएं या संगत कोण या संगत भाग। आया समझ में? जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, सर्वांगसम त्रिभुजों का, वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। अब संगत चीजें कौन कौन सी है मेरे बच्चों, ए बी पी क्यू के संगत है, बी सी क्यू आर के संगत है, बराबर है ये सब, और सी ए किसके संगत है, आर पी के संगत है। अब सुनिएगा, संगत कोण भी बराबर होंगे जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हर एक संगत चीजें वो क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। तो संगत भुजाएं तो हमें दिखाई दे रही है कि ए बी पी क्यू ये संगत भुजाएं हैं, बी सी क्यू आर ये भी संगत भुजाएं हैं, और सी ए और आर पी ये भी क्या है, आपकी संगत भुजाएं हैं। क्लियर है? अब संगत भुजाएं तो बराबर ऑलरेडी गिवन में दिया था। अब संगत कोण की बात कर ली जाए तो संगत कोण कौन से होंगे, बताइएगा ध्यान से। बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होंगे वो संगत कोण होंगे। फिर से सुन लीजिएगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सब कुछ बराबर, भुजाएं बराबर ही दी थी, तो कोण भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो बराबर कोण हम लाएंगे कहां से मेरे बच्चों, कहां से लाएंगे? वो हम संगत कोण किसको बोलेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। संगत कोण कौन होंगे? क्या ए और क्यू संगत हो सकता है? सोचिए, क्या ए और क्यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ए और क्यू संगत हो सकता है? ए और क्यू मेरे बच्चों संगत नहीं हो सकता। संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे, जो इक्वल साइड्स थे, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे, बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होंगे वो संगत कोण कहलाएंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत कोण कहलाएंगे। मतलब बच्चों बीसी क्यू आर के बराबर है तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, बीसी क्यू आर के बराबर है तो बीसी के सामने कोण ए है और क्यू आर के सामने कोण पी, तो ये हमारे संगत कोण होंगे, ये दोनों संगत होंगे। अब देखिएगा, ए बी के सामने का कोण क्या है, सी है, और पी क्यू इसके बराबर है तो पी क्यू के सामने का कोण क्या है, आर है। तो मेरे बच्चों सी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सी बराबर आर हो जाएगा। ये संगत कोण कहलाएंगे। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट। क्लियर है?
हवा हवाई नहीं उठा लेना है कि बोल दिया रात में सपना आया कि ये बराबर क्यू तो ये बराबर क्यू, चील उड़ कौआ उड़, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। देखना पड़ेगा कि क्या है सच्चाई, तथ्य क्या है इसके सामने। देखिए, अगर हमें संगत कोण देखना है तो बीसी क्यूआर बराबर थे, दोनों त्रिभुजों के बीसी और क्यूआर भुजाएं बराबर थी, तो बीसी के सामने ए हो जाएगा और क्यूआर के सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ए बराबर किसके हो जाएगा, पी के हो जाएगा। बात समझ में आई? ये संगत कोण होंगे। और संगत चीजें आपको पता है, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। आ गया समझ में? जो आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे सर्वांग समत्रिभुजों के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो इक्वल होंगे। तो ये ए किसके बराबर, पी के बराबर। बात समझ में आई मेरी? ए पी के बराबर। अब देखिए, ए बी के सामने सी है, पी क्यू के सामने आर है, तो दोनों बराबर भुजाओं के कोण, सामने के कोण संगत होंगे, तो कोण सी बराबर कोण आर हो गया। और बचा ये बी, तो ए सी के सामने कोण बी है और पी आर के सामने कोण क्यू है, तो बी बराबर किसके हो जाएगा, क्यू के हो जाएगा। और मेरे बच्चों, जब आपने ये ऑर्डर सेट करके लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहीं से डायरेक्ट दिख जाता है, ये ऑर्डर दर्शा देता है संगत चीजों को। मैंने पहले ही बताया कि ऑर्डर क्यों लिखा जाता है इस तरीके से, कि संगत चीजें आपको दिख जाएं। ऑर्डर का क्या महत्व है, इस क्रम का क्या महत्व है, कि ये करस्पॉन्डेंस दर्शा देता है, संगतता दिखा देगा, संगतता दिखा देगा। ए पी के संगत है, यानी कि कोण ए बराबर पी हो गया। अब जब संगत है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये पार्ट संगत है आपके, तो निश्चित रूप से इक्वल होंगे, तो ए बराबर पी के हो जाएगा, बी बराबर क्यू के हो जाएगा, लास्ट लेटर सी है तो कोण सी बराबर कोण आर के हो जाएगा। आपको फिगर में झांकने तक की जरूरत नहीं है, अगर आपने क्रम सही लिखा है तो ये क्रम आपको सब कुछ दर्शा देगा। अब देखिए, संगत ऊंचाइयां भी बराबर होती हैं, तो अगर मैं बात कर लूं कि ये हमारी एक हाइट है h1 और ये हमारी क्या है, हाइट h2, ये हाइट हमारी मान लिया h डैश है, और ये हाइट हमारी क्या है, ये नाम लिख देते हैं, इसको a लिख देते हैं और इसको b लिख देते हैं। ठीक, देखिए ये हाइट h1 गिरी है, ये हाइट आपकी क्या है, h2 गिरी है। कौन किससे संगत है भाई? अब संगत ऊंचाई कहां से पता चलेगी? अब देखिए, शीर्ष a और शीर्ष p, यहां के दोनों कोण बराबर हैं, तो यहां से जो ऊंचाई गिरेगी वही संगत कहलाएगी, संगत ऊंचाई। देखिए, जो कोण बराबर हैं उसके शीर्ष से जो आप ऊंचाई गिरा रहे हैं सामने वाली भुजा पर, उसी को तो संगत बोलेंगे। क्या हम इस h1 को a के बराबर बोल सकते हैं? नहीं, h1 a शीर्ष से गिरा है, ये वर्टेक्स है ना, शीर्ष है, a शीर्ष से गिरा है, और ये जो a है हमारा भुजा, वो q शीर्ष से गिरा है, तो ये संगत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a q के इक्वल नहीं है, एंगल a नॉट इक्वल टू एंगल q। तो बराबर कोण वाला जो शीर्ष है वहीं से ऊंचाई गिराइए या माध्यिका गिराइए या कोणर्धक गिराइए, उसी को अगले वाले ट्रायंगल में बराबर एंगल से गिरा दीजिए, वही संगत हो जाता है। बात समझ में आई? तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक ट्रायंगल उठाकर दूसरे पे रखेंगे तो वो पूरा पूरा क्या होगा, ढक जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर मेरे बच्चों, ये आपका 5 सेंटीमीटर और मान लिया ये 3 सेंटीमीटर, और यहां ट्रायंगल है हमारा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये पी क्यू आर है। मैं आपसे पूछूं, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आप कहेंगे हाँ सर, भुजाएं तो बराबर हैं, तो निश्चित रूप से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम आपको देंगे बधाई। एग्जैक्टली आपने सही बोला है। अगर आप इसको रोटेट करके, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको रोटेट करके इसके ऊपर लगाना चाहें तो पूरा पूरा लगा सकते हैं। ये पहला ट्रायंगल जो ए बी सी है पूरा पूरा क्या होगा, ढक जाएगा, पूरा पूरा ये क्या होगा, ढक जाएगा। आई बात समझ में? तो आपका हर एक बच्चा देखे, अगर त्रिभुज की भुजाएं दूसरे वाली त्रिभुज की भुजाओं के बराबर हैं तो वो क्या हो गई आपकी, निश्चित रूप से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। मतलब इसको उठा के रोटेट करके रखना चाहें तो इस पर रख सकते हैं, पूरा ढक लेगा इसको। आप कहेंगे नहीं सर इसको कहां ढकेगा, मेरे बच्चों रोटेट के लिए 5 वाले को पकड़ के इस पे ले जाके रख दीजिए, 5 के बगल में 4 वाला कहां आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, क्लियर है, और 3 वाला यहां चला जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? निश्चित रूप से इस पे आपका आना ही आना है, कर दीजिए उठा के रोटेट।
क्लियर है? कर दीजिए रोटेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रोटेट करेंगे तो अगर आप इसको रोटेट करके इस पे ले आना चाहते हैं तो रोटेट करने में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपका C आ जाएगा, यहां आपका A आ जाएगा, देखिएगा, और यहां पर आपका B आ जाएगा। तो देखेंगे CA आपका 5 हो गया, CB आपका 3 हो गया, हर एक बच्चा देखे, और फिर आपका BA आपका 4 हो गया। देख लीजिए रोटेट होके आ गया पूरा पूरा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 आ गया, इस पे सेट हो गया। क्लियर है? रोटेशन एग्जैक्टली कंप्लीट हो गई आपकी। तो रोटेट होके एक दूसरे के ऊपर आप रख सकते हैं, कोई समस्या? क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए रिजल्ट भी इसका जान जाए तो पहली कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपरली चेक कर ली आपने। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनकी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक, आ जाइए। अब आते हैं हम लोग भुजा कोण भुजा पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पे आइए। देखिए इसमें क्या है बच्चों, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्या बोला मैंने? दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का ही कोण, पॉइंट बी नोटेड हियर, उनके बीच का ही कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या बोले जाएंगे? सर्वांगसम बोले जाएंगे। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, समझिए इसको। ए बी सी और ये क्या है? पी क्यू आर दिया है। ए बी बराबर पी क्यू के और ए सी बराबर पी आर के दिया गया है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण एंगल ए हो गया और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या हो गया? एंगल पी हो गया। तो ये सब गिवन था, ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, एंगल ए बराबर पी। तो बच्चों क्या होगा? बाई एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया, क्रम यहां सेट करके लिखा गया है। और बहुत जरूरी है दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, इधर उधर का नहीं, नहीं तो कहानी हो जाएगी खत्म। आ गई बात समझ में? इधर उधर का नहीं। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के, और बच्चों बी सी बराबर क्यू आर। ये इसका रिजल्ट होगा, ये इसका क्या होगा? रिजल्ट बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बाई सी पी सी टी डायरेक्ट बोलेंगे। तो देखिएगा भाई, अब बी सी किसके संगत होगा? क्यू आर के, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर, सामने वाली भुजा बी सी। हाँ, संगत भुजा किसको बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा, कोण ए कोण पी बराबर, तो इसके सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं कहलाएंगी। और कॉन्ग्रुएंसी में हर संगत चीज बराबर होती है। कॉन्ग्रुएंसी में संगत चीजें उठा रहे हैं तो उसको बराबर होना ही होना है। कॉन्ग्रुएंसी में अगर संगत चीजें आपने उठाया तो निश्चित रूप से उसको क्या होना है? बराबर होना ही होना है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है? आ गई बात समझ में? हाँ, क्या है? एकदम हो सकता है, चूंकि इसमें पी क्यू आर लिया है हमने तो पी क्यू में ही बोलिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर। मेरे बच्चों ये इसके भी बराबर हो सकता है। आया समझ में? ये इसके भी बराबर हो सकता है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। रोटेट करके रख सकते हैं, इसको रोटेट करके रखा जा सकता है। क्लियर हो गया? रोटेट करके आप रख सकते हैं। अब आइए चलिए देखिए, रोटेशन जरूरी है, रोटेट करके रख दीजिए, आराम से रोटेट करके रखा जाएगा, हो जाएगा। हो गया ये। अब देखिए हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल कोई सर्वांग समता नहीं होती। नहीं होती, इसकी बात करेंगे। नहीं होती, इस चीज को समझिए, नहीं होती। ध्यान से देखिएगा, यह आपका समझा जाना चाहिए आपके द्वारा अच्छे से कि एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, ये पेपर में सब रहता है आपके, ध्यान दीजिए।
इसमें बहुत क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है 5 क्राइटेरिया, इसी पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। कोई भी आपके यूपीएससी का सीसेट का एग्जाम हो या बच्चों पीसीएस वाला हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका सीडीएस हो, सब में यूपी एसआई में भी बनेगा इस पे क्वेश्चन, निश्चित रूप से बनना है इस कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। ये जरूरी है कि दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का ही आपका कोण बराबर होना चाहिए। क्रम देखिए, साइड एंगल साइड का है, साइड एंगल साइड का है, उनके बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए। अगर एक मैं एग्जांपल उठा लूं, ध्यान से देखिएगा, ये 40 डिग्री का कोण हो गया और मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, यहां से हमारा ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो सकता है। हर एक बच्चा देखे, नाम रख रहा हूं इसका ABC। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, इसको डी बोल दीजिए, ABD, और मैं बात करूं ट्रायंगल ABC में, तो क्या क्या इक्वल है इसका, ध्यान से देखिएगा, क्या क्या इक्वल है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा कि यहां का AB इसमें भी है और इसमें भी क्या है, AB है, ये दोनों इक्वल है, एक साइड इक्वल हो गई। हर एक बच्चा देखिए। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में बात करें, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल पहले ABD हमने उठाया, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल हम ABC ले रहे हैं। तो ABD का AB और बड़े वाले ABC का AB बराबर है, एक भुजा बराबर हो गई। फिर मेरे बच्चों हम ABD का BD दिखाएंगे, BD कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ABC में हम BC दिखाएंगे, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, बताइए, है ना 4 सेंटीमीटर। दो भुजाएं बराबर दिख गई। हमारा एक ट्रायंगल हमने लिया है, हर एक बच्चा देखे, इसको समझना बहुत जरूरी है, आपके डाउट दूर होने चाहिए, डाउट दूर होने चाहिए। देखिए ट्रायंगल ABD हमने उठा लिया, हर एक बच्चा देखेगा, ABD उठा लिया, ABD यही है छोटा वाला, और ABC पूरा बड़ा वाला है। क्या क्या बराबर है इसमें भाई, AB भुजा दोनों के लिए कॉमन है, बराबर होगी। AB आपका ABD में भी है, AB आपका ABC में भी है, बराबर है, क्लियर है। उसके बाद हम दिखा रहे हैं कि छोटे वाले में BD 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, और बड़े वाले में BC है 4 सेंटीमीटर, तो BD और BC भी बराबर हो गया। और मैं बात करूं कोण A यहां 40 डिग्री है, और मैं बच्चों यहां भी कोण A क्या है, 40 डिग्री है 40 डिग्री, बोलिएगा है 40 की नहीं, बताइए। तो क्या साइड साइड एंगल नहीं लग गया। देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या साइड साइड एंगल यहां नहीं लग गया। आप हमको बताइए जिम्मेदारी से, लगा कि नहीं साइड साइड एंगल। और आप बता दीजिए क्या ये ABD ABC कॉन्ग्रुएंट होंगे, बोल दीजिए। आपका निश्चित रूप से जवाब होगा, आपको कुछ समझ में आता होगा चाहे ना आता होगा, लेकिन फिर भी आपका जवाब होगा सर नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एक ट्रायंगल दूसरे को ढकता है। एक हथेली दूसरे को क्या कर रही है, ढक रही है कि नहीं, बताइएगा, ढक रही है, वही चीज यहां। जबकि यहां पर ABD छोटा ट्रायंगल है, ABC आपका क्या है, बड़ा ट्रायंगल है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। आई बात मेरे बच्चों समझ में। हाँ, इसलिए हमने अलग अलग ट्रायंगल नहीं बनाया है, एक ही में बना के दिखा दिया है, एक ही में बना के दिखा दिया है कि एक में बन गया, तो आपको पता चल गया ना कि ये एक ट्रायंगल छोटा है और ट्रायंगल बड़ा है। भले ही दोनों भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, फिर भी आपका साइड साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आई सबको, क्लियर हो रहा है। अब कभी कंफ्यूजन होने का चांस नहीं। अच्छा ये तो पुराना कमेंट था, जरा देख लूं एक बार फिर से। बोलिए बच्चों, देखिए बालक आए और चले गए। चलिए, किसी को कोई डाउट हो इनकॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड किसी मैटर में, किसी का कोई सवाल नहीं है। किसी को कोई डाउट है बच्चों, कहां सुपरपोज कर रही है बताइए। ये छोटा है और एक बड़ा है, कहां कर रही है। तो क्लियर हो गया कि बच्चों सर्वांग समता में जरूरी है कि त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। दो भुजाएं बराबर और उन्हीं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तब तो कहानी बनेगी, अदरवाइज नो। क्लियर हो गया। ये आपकी दूसरी टेस्टिंग थी।
ये गलत है, ये भी गलत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, फिगर बना के क्लियर कर दिया। अब आइए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोण भुजा कोण की, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की। ध्यान दीजिएगा, एंगल साइड एंगल की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरिटी की बात बच्चों हम कल करेंगे, आई बात समझ में। ट्रायंगल सिमिलर अवश्य हो सकते हैं, सिमिलरिटी में आपका शेप सेम होना चाहिए, साइज नहीं, ठीक है, आई बात समझ में। वहां का सिस्टम कल समझाएंगे। ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं अगर उनके कोण बराबर हो जाए, बस कहानी खत्म हो जाएगी, कल चर्चा होगी। इसका मतलब क्या, दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे ए बी सी और ये पी क्यू आर। कब जब उनके दो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा बराबर हो। बीच की भुजा, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और उनके बीच वाली भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, सर्वांगसम कहे जाएंगे। आगे बात समझ में। गिवन में दिया गया है एंगल बी बराबर एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर एंगल आर के, और बीसी बराबर क्या है मेरे बच्चों, क्यू आर के। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी साफ साफ दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। रिजल्ट क्या आएगा, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर, संगत ऊंचाइयां बराबर, सब रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपका यहीं से दे देंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मेरे बच्चों ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी बराबर क्यू आर के और सी ए बराबर किसके, आर पी के। हो गया, भुजाएं बराबर, बचा हुआ कोण ए पी के बराबर हो गया, कहानी खत्म। ये थी टेस्टिंग आपकी एंगल साइड एंगल। तो इसमें बोला कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण, यहां संगत वर्ड लिख रखा है, संगत वर्ड लिख रखा है, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, संगत यहां वर्ड लिख रखा है। नहीं भी लिखेगा तो बाद में अगर केवल ये बोल दे कि दो कोण बराबर और उनके बीच की भुजा बराबर, उनके बीच की क्या, भुजा बराबर। ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी की भाषा है, संगत लेके चला है यहां पर। अगर केवल ये भी कह दे दो कोण, केवल दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। यह है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद बात करेंगे एंगल साइड की। क्लियर है, एंगल साइड की। ध्यान से देखिएगा, एंगल साइड की क्लियर है बच्चों, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। यहां क्या है, यहां पर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनके जब दो कोण बराबर हो और एक कोई संगत भुजा बराबर हो। यहां का केस जरूरी है, संगत वर्ड यहां होना बहुत जरूरी है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब दो कोण बराबर हो और संगत भुजा बराबर हो। देखिए साफ लिखा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, सम्मिलित भुजा को छोड़कर, दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोणों और संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये कहानी बन गई आपकी। संगत वर्ड यहां जरूरी है, पिछले वाले में संगत वर्ड जरूरी नहीं था, यहां संगत वर्ड जरूरी है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एक तरीके से तो दोनों तो सेम ही हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें कि ए बी सी और पी क्यू आर की बात करें, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, ये भुजा हम इसके बराबर दिखा दें, ये 50 है, ये 60 है, हो गया सर्वांगसम। लेकिन अगर ये इसके बराबर ना होके, ध्यान से देखिएगा, ये इसके बराबर हो, मतलब बराबर कोण के सामने की, बराबर कोण के बीच की भुजा नहीं ली गई है, कोण तो बराबर हो गए, कोई भुजा ले ली गई है, कोई भुजा ले ली गई है यहां पर। तो ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर ले ली गई है, ये इसके बराबर, तो कोई भुजा नहीं हो सकता, कोई भुजा नहीं हो सकता, संगत भुजा होगी बात। कोई भुजा नहीं कह सकते, बात समझिएगा, कोई भुजा नहीं कहा जा सकता। क्या बोलेंगे, संगत, क्या बोला जाएगा, संगत भुजा लेनी है यहां पर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, अगर ये बीसी बराबर क्यू आर के है तो ये 70 आ गया, तो ये भी क्या हो गया आपका 70 रहेगा ही। तो अपने आप फिर से तो ये
एंगल साइड एंगल हो ही गया। यस, हो जाएगा, यहां पर निश्चित रूप से हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, निश्चित रूप से हो जाएगा एंगल साइड एंगल। लेकिन कब हो रहा है? जब आप संगत भुजा ले रहे हैं। तो 50 के सामने BC है, तो यहां की भी जो भुजा ले रहे हैं 50 के सामने वाली ही ले रहे हैं। अगर मेरे बच्चों यहां हम कांड ऐसा कर दें, ध्यान से देखिएगा, मैं दिखा दूं आपको, यहां जगह ही तो कम है, जगह ही तो कम है। अगर मैं ये उठा लूं, अगर मैं ये उठा लूं, ABCPQR की बात करूं, ये 50 है, ये 60 है, और ये 50 है, ये 60 है। और अगर मैं बोल दूं इसका ये BC PR के बराबर, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि BC बराबर PR के, BC बराबर किससे बोल दूं? PR के, बस कहानी खत्म हो गई हमारी। फिर यहां एंगल साइड एंगल काम ही नहीं करेगा। कहां एंगल साइड एंगल लगा भाई, बता दीजिए मुझे। ये 50 के सामने वाली भुजा और यहां की 60 के सामने वाली भुजा बराबर हुई है, तो ये संगत भुजा नहीं है। संगत भुजा कब बोलते हैं? 50 के सामने वाली भुजा यहां के 50 वाले के सामने वाली भुजा के बराबर होती तो संगत बोलते हैं। तो यहां एंगल साइड एंगल में कोई स्थिति कंडीशन नहीं है कि संगत उठाना है, बस दो कोण बराबर हो जाए और उनके बीच की भुजा बराबर हो जाए, हमारा त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंगल साइड की, तो हियर मस्ट बी यू हैव टू डिसाइड कि बच्चों आपका संगत भुजा लेना है। आपको क्या लेना है? संगत भुजा। अभी मैंने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया, ध्यान से देखिए। यहां पर ये 50, ये 50, ये 60, ये 60। अगर अभी मैं उठाकर ले लूं BC बराबर QR के, तो बच्चों ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। कहेंगे सर तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही। तो मैं भी कहूंगा यस बच्चों दोनों एक ही है। लेकिन कब? जब संगत भुजाएं ली जाए तब। कब? जब संगत भुजाएं ली जाए तब। ध्यान दीजिए, यहां पर आपने संगत भुजा को बराबर लिया ही नहीं है, तो क्या यह फिगर सर्वांगसम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने यहां पर संगत भुजाएं बराबर नहीं ली हैं, दो कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर होगा, सही बात है। लेकिन भुजा जो है वो संगत नहीं हो रही है, और संगत नहीं होगी तो फिर ये आपका एंगल साइड एंगल में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो यहां अनिवार्य है कि एंगल साइड में आपकी जो साइड ली जाए वो करेस्पॉन्डिंग हो, ठीक है। और एंगल साइड एंगल में दो कोण ले लिया और उनके बीच की अगर भुजा बराबर हो गई तो वो निश्चित रूप से सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां जरूरी है कि आप ये संगत वर्ड डिफाइन करें, सही है। संगत भुजा आपको लेना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं? किसी के डाउट वाउट हो तो पूछिए भाई, डाउट वाउट हो तो पूछिए। जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं हम आपके, मान लिया ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, सही है। अब सुनिएगा, एक त्रिभुज हम और यहां से बना दें, ABC हो गया और ये D हो गया। मान लिया ये 50 इस तरह से बनाए कि ये 50 हो जाए, सॉरी ये 60 हो जाए और ये 70 हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर। आप खुद देखिए, एक छोटा त्रिभुज है, नाम है उसका BCD, उसमें भी कोण 50, 60, 70 है ना, 50, 60, 70। एक बड़ा त्रिभुज है, नाम है उसका ABC, है ना ABC नाम, तो उसमें भी कोण 50, 60, 70 है। और इन दोनों त्रिभुजों की एक भुजा बराबर है। दोनों त्रिभुजों में BC आई है कि नहीं आई है? ध्यान से देखिए, BC 5 सेंटीमीटर, ABC की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और BDC की भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा बराबर हो गई। तीनों कोण भी इसके बराबर दिखाई दे रहे हैं। बताइए मेरे बच्चों, क्या यह सर्वांगसम होगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं, होगा सर्वांगसम? नो, नेवर, सर्वांगसम नहीं होगा। एक ट्रायंगल बड़ा है और एक ट्रायंगल छोटा है। तो अगर आप बात करें एंगल साइड की, तो दो कोण बराबर हो जाए और संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर आप बात करें एंगल साइड एंगल की, तो दो कोण बराबर हो जाए और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। दो कोण बराबर और उनके बीच की भुजा बराबर, तो यह लग जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि एंगल साइड, कहीं आपका दिखाई दे रहा है कि एंगल साइड का सिस्टम है, तो सर्वांगसम होगा हमेशा? नहीं, उसके लिए कंडीशन है
कि साइड क्या होनी चाहिए, संगत होनी चाहिए। आप कहीं देख लें कि दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर हो गई, तो आप कहेंगे सर दो कोण बराबर एक भुजा बराबर, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। यही ह्यूमन एरर हो जाता है बच्चों से। दो कोण बराबर एक भुजा बराबर है, तो आप कहेंगे सर तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा, तो वो भुजा तो उसी के बीच में जाके शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे बच्चों बीच में शिफ्ट तभी होगी जब वो संगत भुजा होगी, नहीं तो हमेशा नहीं बोल देंगे कि ये हो गया हमारा काम। तो मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ ये? कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग मुझे, कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? गुड। चलिए अब एक सवाल पूछना हो पूछ लीजिए, कोई डाउट वाउट हो। देखिए एंगल, साइड एंगल के लिए करस्पॉन्डिंग वर्ड ना भी लिखे, चूंकि एनसीईआरटी में लिखता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दो कोण बराबर हो गया त्रिभुज का और उनके बीच की भुजा बराबर हो गई, हो जाएगा सर्वांश। लेकिन एंगल साइड के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि दो कोण बराबर और संगत भुजा ही बराबर होनी चाहिए। यहां देखिए ये 70 के सामने 5 सेंटीमीटर है और इसका 60 के सामने ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर ये संगत भुजा नहीं होगी। बराबर कोण के सामने की भुजा हमको उठानी है। ध्यान से देखिएगा, यहां ये होना चाहिए था 60 के सामने ये 5, ये और 60 के सामने इधर ये 5 हो जाता, तो फिर कहानी हमारी बनती। संगत भुजा उठाना अनिवार्य है। तो मेरे बच्चों एक टेस्टिंग और रह गई है, ये चौथी टेस्टिंग थी हमारी। एंगल साइड पेपर में आता है, अगर ऐसे आ जाए दो कोण बराबर एक संगत भुजा बराबर दी गई है, तो फिर फाइनली बनेगा तो वो एंगल साइड एंगल ही। लेकिन आप उसके लिए नाम क्या देंगे फिर वहां पर? AAS देंगे, AAS उसके लिए देंगे। ये AAS ये दिया जाएगा, क्लियर है? AAS देंगे उसके लिए, ASA नहीं दिया जाएगा, ASA नहीं देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एनसीईआरटी ने दिया है ना 5 टेस्टिंग, 5 ही पढ़िए। कुछ लोग केवल 3 पढ़ाते हैं, कुछ लोग केवल 4 पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करिए, 5 पढ़िए। अगर कहीं दो कोण बराबर है और एक भुजा संगत वाली बराबर है, तो आप कहेंगे सर बाद में तो वो एंगल साइड एंगल ही लग गया जरूर, लेकिन नाम उसका क्या लिखेंगे बच्चों? AAS लिखेंगे, एंगल साइड लिखेंगे। इस बात को समझिएगा, छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी मोटी बातें हैं। ठीक, मैं मिलूंगा कल आपसे। RHS एक कॉन्ग्रुएंसी रह गई, खत्म हो सकता था, चाहते तो हम इसको 15 मिनट में कंप्लीट करा सकते थे, लेकिन चूंकि समझाना था डिटेल में इसलिए मैंने समझ लिया। और मुझे लगता है हर एक डाउट कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड आपका दूर हो गया होगा, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हर एक डाउट दूर हो गया होगा। ठीक है, ओके। आशुतोष कैसे हैं बाबू, क्या हाल चाल है? मैं तो आपको पहचानता हूं बहुत अच्छे से, आप हमारे प्रिय छात्र भी रह चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि टीचर के मस्तिष्क पे एक और दिल पे गहरा छाप छोड़े रहते हैं, तो आशुतोष भी उसी में से एक है, विवेक भी उसी में से एक है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। ठीक है, और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसा कांड करना चाहिए कि टीचर की अच्छे कांड, बच्चों कांड का मतलब नेगेटिव वर्ड मत लीजिएगा, कि टीचर की नजर में हमेशा आप बने रहें। टीचर की नजर में बने रहें तो टीचर हमेशा ध्यान देगा और आप भी फिर एक्टिवेट रहेंगे हमेशा, नहीं मुझे करना है सर, हमको तो हमेशा ध्यान दे रहे हैं, जानते हैं। तो इस तरह से आप एक्टिव रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमेशा टीचर की नजर में बने रहना चाहिए। चूंकि ये लाइव क्लास है तो एक कहा जाए तो एक जुड़ाव नहीं हो पाता यहाँ से, क्योंकि आप दूर बैठे हैं, तो लेकिन ऑफलाइन में इस तरह का जुड़ाव बनता है, इसलिए ऑफलाइन बेस्ट माना जाता है ऑनलाइन की तुलना में। तो अभी ऑफलाइन खुलने वाला है जल्दी, 4-5 दिन में मुझे लगता है खुल जाना चाहिए, 15 के बाद तो खुल जाना चाहिए कोचिंग। और नहीं भी खुलेगा तो जैसे ही स्कूल कॉलेज खुल गया मैं कोचिंग खोल दूंगा। 19 तारीख को शायद स्कूल कॉलेज खुलने वाला है, तो 100% अगर नहीं भी खुला तो हम 19 तारीख को कोचिंग अपनी खोल देंगे, क्योंकि 9 से 12 अगर खुल गया तो कोचिंग तो हम चलाएंगे। ठीक है बच्चों, बस आपका सहयोग बनाए रखिए, सहयोग चाहिए। ठीक है, समझ में आया? 4 टेस्टिंग बताई, 5वीं कल RHS कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।